डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूसिंग, मैंने अपना बच्चा खो दिया, डिवोर्स हो चुका है। ये चीज़ हम लोग को तब नहीं पता था। पूरी स्टोरी शादी से सेपरेशन तक आज मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगी। अभी तक मैंने अपनी मैरिड लाइफ के बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाए हैं पार्ट पार्ट में करके, जिसमें मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर भी की हुई हैं। तो मुझे आज ऐसा लगा ना कि शायद ये राइट टाइम है जब मुझे आपसे अपनी मैरिड लाइफ की पूरी स्टोरी है वो आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ जो गलतियाँ मैंने की ना वो कोई और ना करे, इसीलिए मैं ये चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पूरी स्टोरी शादी से सेपरेशन तक आज मैं इस व्लॉग में आपको बताऊँगी। तो हमारी बात जो स्टार्ट हुई वो मैट्रिमोनियल साइट पे हुई थी। हमारी अरेंज मैरिज है एंड मैट्रिमोनियल साइट पे हम मिले एंड जो भी रिक्वेस्ट बोल सकते वो उनकी ही साइड से आई। तो फिर एक्सेप्ट मैंने किया और बात स्टार्ट हुई। फिर हमने 10-15 दिन लगभग बात की, तो हमको ऐसा लगा कि ठीक है अब आगे इस चीज़ को ले जा सकते हैं। बात सब कुछ सही लगा। फिर हमने फैमिली को तो पहले डे 1 ही बता दिया था। उसके बाद फैमिली ने भी आपस में मम्मी पापा हमारे उन लोगों ने भी बात की। फिर सब कुछ अच्छा लगा। उस टाइम तक हम लोग को ये नहीं पता था कि इनके बड़े भाई का डिवोर्स हो चुका है। ये चीज़ हम लोग को तब नहीं पता था। इसके बाद डेट फिक्स हुआ 27 जनवरी 2020 का कि वो मुझे देखने आएंगे, और ये डेट उनकी तरफ से फिक्स हुई कि हम लोग देखने आएंगे आपके यहाँ लड़की को। तो वो देखने आए एंड उन्होंने मुझे पसंद किया, हमको भी सब कुछ अच्छा लगा। उसके बाद हम आगे किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर अभी नहीं थे कि उसी दिन ऐसा कुछ करना है, बट वो लोग ना रोका, जैसे गोद भराई होता है ना, वो उसी टाइम करने लगे। तो हम तो उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, बट फिर भी पापा ने बोला कि ठीक है जब वो लोग तैयारी के साथ आए तो करते हैं। फिर वहीं पर उन्होंने मेरी गोद भराई की, उनकी मम्मी ने गोद भराई की, और उसके बाद यहाँ से भी जो भी शगुन देते हैं करते हैं वो सारी चीज़ें की गई। फिर रिश्ता फिक्स हो गया एंड मेरी शादी जो हुई है वो जून में हुई है 2020। तो 4-5 महीने के दौरान हम लोगों ने बात की, और बात के दौरान ना झगड़े भी बहुत ज़्यादा होते थे। ऐसा नहीं है कि ठीक से बात नहीं करते थे, अच्छे से भी बात करते थे, बट लड़ाइयाँ भी होती थी। कभी कभी तो ज़्यादा ही हो जाती थी। तो उस टाइम ये लगता था ना कि ठीक है शायद अभी हम दूर दूर रह रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, साथ रहेंगे एक दूसरे को समझेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगे। और झगड़े का उस टाइम जो रीज़न था ना वो डाउट था, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा डाउट था, शक। पहले मैं भी बचपने में सोचती थी उस टाइम कि वो मेरी बेवकूफ़ी थी कि इंसान डाउट करे, जैसे फिल्मों में दिखाता है कि अगर डाउट कर रहा है हमको लेके पॉजेसिव हो रहा है तो हमसे बहुत प्यार करे। बट जब रियल लाइफ में होती है तो बहुत गंदे लेवल पे जाती है वो चीज़ें, बहुत गंदे लेवल पे। मेरे पापा ने तो एक बार थोड़ा सा गुस्से में आके मना भी किया था कि अगर तुम लोगों में बन नहीं रही है तो ख़त्म कर सकते हो, अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो मुझे भी वो चीज़ें बहुत बुरी लगी थी पापा की, एंड उनको भी बहुत बुरी लगी थी पापा ने ऐसे कैसे बोला। बट अभी लगता है कि नहीं, बड़े जो कहते हैं वो सोच समझ के सही बात कहते हैं, उन्होंने गलत नहीं कहा था। तो फिर हम लोगों को, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं साथ नहीं रह रही हूँ, मैं इनके पास नहीं रह रही हूँ, इसलिए मैं इनको चीज़ें सही से समझा नहीं पा रही हूँ। इनको अभी मेरे बारे में उतना अच्छे से पता नहीं है। जब साथ रहने लगेंगे और इनको मेरे बारे में पता चल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते 4-5 महीने बीत गए, कभी अच्छे से बात होना, कभी लड़ाई झगड़ा। इसके बाद फिर शादी हमारी हुई जून 2020 में, 5 महीने बाद फिक्स होने के। तो फिर शादी हुई और शादी के 10-15 दिन तक ही सब कुछ सही रहा, सिर्फ 10-15 दिन तक। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई। अभी मैं डिटेल में बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, शॉर्टकट में बता रही हूँ सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही। उसके बाद मेरे हस्बैंड का, मेरे ससुराल वालों का, सबका बिहेवियर मेरे प्रति बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगा, बहुत ज़्यादा। एक भी मैरिड लाइफ में ऐसी बुरी चीज़ नहीं होती है जो मेरे रिश्ते में नहीं थी। डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूसिंग एंड मेंटली हरासमेंट, फिज़िकली हरासमेंट, मेरी फैमिली को टारगेट करना, मेरे कैरेक्टर को टारगेट करना एंड मुझ पे शक करना, सब कुछ बार बार मुझ पे हाथ उठाना, घर से निकल जाने के लिए कहना, भगाना, ये सब करना, बहुत सारी चीज़ें। एक बार ये भी हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हुई एंड वो एक व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया जिसमें मैंने टॉक्सिक रिलेशनशिप के करके कुछ ऐसा उसका टाइटल है। तो आप मेरे व्लॉग में पीछे जाके वो देख सकते हैं, मैंने उसमें मिसकैरेज की पूरी स्टोरी शेयर की है। बट मैं अभी यहाँ थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ कि वो अभी मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ एंड एक रात ऐसे ही बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ एंड इन्होंने मुझे पूरी रात जगा के रखा ऐसे गुस्से में कि तुम्हें सोना नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा मुझ पे हाथ उठाया
और उसके बाद अगले ही दिन मेरा मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद ऐसा हुआ ना कि 1 साल तक मैंने अपने घर पे ये सारी चीज़ें नहीं बताई। ये मेरी दूसरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मुझे ये लगा कि शायद ये तो सबके साथ होता है, जैसे होता है ना हमारे यहाँ बचपन से सिखाया जाता है कि छोटी मोटी चीज़ें होती है, छोटी मोटी चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए, हर चीज़ मायके में नहीं बताना चाहिए, हर चीज़ माँ बाप को नहीं बताना चाहिए, उनको भी टेंशन होगा। जब मेरा मिसकैरेज हुआ था ना, उसके बाद मुझे ये चीज़ इतना ज़्यादा हर्ट हुआ और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना गलत कर रही हूँ इस चीज़ को सहते हुए, और उसका नतीजा आज ये निकला कि मैंने अपना बच्चा खो दिया। तो वो कहते हैं ना, एक किसी भी चीज़ का, किसी भी सहने की लिमिट होती है एंड एक टर्निंग पॉइंट। तो वो मिसकैरेज वो मेरी अंतिम लिमिट थी बर्दाश्त करने की, चुप रहने की, सहने की, और वो एक टर्निंग पॉइंट भी था। मैंने घर पे अपने सबको सारी बातें बता दी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ पिछले 1 साल 1.5 साल से हो रहा है। मैंने सब कुछ बता दिया घर पे। और उसके बाद फिर बहुत बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ जो 2 फैमिली में हो सकता है, मतलब बहस, लड़ाई झगड़ा, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के मुँह से जब ये सारी चीज़ें सुनेंगे तो वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो लोग भी बिलोंग यूपी से ही करते हैं, बट पिछले 25-30 सालों से वो दिल्ली में रह रहे हैं। तो एक बार ये भी हुआ था कि मुझ पे इतना ज़्यादा हाथ उठाया गया, डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज़्यादा मेरे साथ हुआ कि मैं खुद टिकट करा के और मैं दिल्ली से यूपी खुद अकेले में ट्रेन में ट्रैवल करके आ गई थी। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं 15-20 किलोमीटर भी कभी खुद से मैंने अकेले ट्रैवल नहीं किया था, और मैं अकेले ट्रेन में ट्रैवल करके दिल्ली से यूपी अपने घर आ गई थी। इतना ज़्यादा बुरा सब कुछ मेरे साथ हुआ था। मतलब ये था दिमाग में कि रिश्ता ख़त्म नहीं करना है, रिश्ता तो रखना है, क्योंकि हमारे में यही सिखाया जाता है कि रिश्ते इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते। बड़ा कोई डिसीजन इतनी आसानी से नहीं लिया जाता है। मुझे बहुत सारे लोग ये समझाते थे कि एक बच्चा हो जाएगा, बेबी हो जाएगा तो कोई भी इंसान सुधर जाता है, बच्चे का मुँह देखा। मैं फिर से दोबारा प्रेग्नेंट हुई। जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई ना, और उनको पता चला ये चीज़ मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, उन्होंने तुरंत टिकट कटाया। 1 दिन 2 दिन के अंदर टिकट करा से 1 हफ्ते के अंदर मुझे मेरे मायके लाके 7वें दिन उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अपने मायके में ही रही। वो 1-2 बार आए बीच में, सिर्फ कह सकते हैं कि वो एक औपचारिकता ही थी आना। गन्नू जब हुआ तब भी वो यहाँ पे नहीं थे, और गन्नू हुआ उसके बाद अगले दिन वो मेरे हस्बैंड जो हैं वो यहाँ आए हॉस्पिटल में देखने हम दोनों को। 21 नवंबर 2022 को गन्नू हुआ मुझे। इसके बाद भी मैं गन्नू को लेके मैं 6 महीने तक मायके में रही, क्योंकि बच्चा छोटा था और सर्दी का टाइम था, और उनकी तरफ से भी कोई ये नहीं था, मतलब मैं प्रेग्नेंट हुई तब से मुझे छोड़ दिया, और उसके बाद भी बुलाने का कोई नहीं। 6 महीने बाद मैंने खुद से बोला कि इतना टाइम हो गया है, अब ठीक है, बच्चा बड़ा भी हो गया, मैं आना चाहती हूँ, आप आइए और मुझे ले जाइए। उसके बाद फिर वो आए और आके मुझे ले गए, और उसके बाद जाते जाते के साथ ही फिर से वही सारी चीज़ें, मतलब 1 हफ्ता भी नहीं बीता होगा, फिर से डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूजिंग, हरासमेंट सब कुछ स्टार्ट हो गया। इस बार तो मेरे साथ साथ बच्चे को भी, गन्नू को भी इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोली जाती थी ना। मेरे जेठ ने ये तक बोला था एक बार ऐसी बहस करते हुए कि अब भी मैं उठा के तेरे बच्चे को छत से फेंक दूंगा, अब भी बालकनी से नीचे फेंक दूंगा, अभी उठा के तुझे और तेरे बच्चे को बालकनी से फेंक दूंगा। बच्चे पे बात आती है ना, तो कोई माँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब तक मैं एक पत्नी थी, एक लड़की थी, मैंने तब तक बर्दाश्त किया, लेकिन जब बात मेरे बच्चे पे आने लगी ना, फिर मुझे एकदम लगा कि नहीं, अब अगर मैंने बर्दाश्त किया ना, तो अभी तक तो मैं ही सफ़र कर रही थी, अब मेरा बेटा भी करेगा। ऐसे माहौल में वो नहीं रह पाएगा, ये माहौल उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है, ये लोग उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तब मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। मैंने तब भी अलग होने का नहीं सोचा, मैंने ये सोचा कि मुझे वहाँ नहीं जाना। के बाद मुझे वहाँ से कोई भी खर्चा देना, कुछ भी करना, कुछ नहीं, सब कुछ बंद था। ना कोई फ़ोन कॉल, ना कोई मिलने आना, ना बच्चे के बारे में पूछना, ना मेरे बारे में पूछना, ना मेरा खुद का फ़ोन, अगर मैं खुद करती थी ना वो फ़ोन उठाना, मुझे ब्लॉक करके रख दिया। और ना कोई भी जो एक्सपेंसिव होता है, कोई भी खर्चा देना, कुछ भी पैसे वैसे कुछ नहीं देना, बच्चे को भी नहीं, जबकि 6-7 महीने का बच्चा था। इसके बाद फिर लास्ट में ना मैं बहुत परेशान होकर मैंने मेंटेनेंस का केस किया, और जैसे मैंने मेंटेनेंस का केस किया, फिर उन्होंने क्या किया कि सेक्शन 9 का मुझ पे वापस से केस कर दिया। सेक्शन 9 में ये होता है कि हम विदाई करा के ले जाएंगे लड़की को। जब मैंने मेंटेनेंस का केस किया तो उन्होंने सेक्शन 9 तब किया, तब तक इतने टाइम में, मतलब 1 साल हो गए थे लगभग। फिर भी मैं रेडी हो गई, फिर भी हम लोग रेडी हो गए कि चलो ठीक है, कम से कम दे रहा है, दुरुस्त है, अभी तो बुद्धि आई है ना, चलो ठीक है। फिर मैंने मेंटेनेंस का केस वापस ले लिया, एंड सेक्शन 9 के थ्रू, कोर्ट के थ्रू मैं फिर से अपने ससुराल गई। उसके बाद जब मैं अपने ससुराल गई तो मेरे साथ फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट होने लगी। और मुझे एक बात और याद है कि जब मैं
मेंटेनेंस का केस वापस लेने के लिए गई थी। जज ने मुझसे खुद कहा था कि आप केस वापस ले रहे हैं, और ये उन्होंने, इनकी एक लाइन मुझे आज भी याद है और हमेशा याद रहेगी कि ऐसे लोग, मतलब ऐसे केस में बहुत सारे देखता हूँ कि जब मेंटेनेंस का या ऐसा कुछ केस होता है तब विदाई कराने के लिए सेक्शन 9 डालना और लड़की को ले जाना और फिर सारे केस वापस उससे करवा के और फिर से उसको उसके साथ वही सब करना और फिर से उसको उसी जगह पे ला के छोड़ देना। ये चीज़ मुझसे जज ने बोला था। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन जब आपने ये डिसीजन लिया है तो ठीक है, आप कोर्ट के थ्रू जाइए, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फिर आप आ सकती हैं। और उनकी बात बिल्कुल सही निकली। मैं गई और मेरे साथ फिर से वही सारी चीज़ें होने लगी, उससे भी बुरी तरीके से। मैं सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती हूँ जो जो मेरे साथ होती थी। उसके बाद फिर से मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, शायद मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया। इनको फिर से एक चांस देने का, इन पे ट्रस्ट करने का बहुत गलत मैंने किया ये डिसीजन। मैं अपने घर आ गई, मायके आ गई मैं, और तब से लेके अभी मुझे लगभग 1.5 साल हो गए हैं। मैं अपने मायके में ही हूँ और अभी भी वहाँ से 1.5 साल से कोई कांटेक्ट नहीं, एकदम नो कांटेक्ट, कोई बातचीत नहीं, ब्लॉक करके रखना, कोई खर्चा नहीं देना, कोई पैसे नहीं देना। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से देखते देखते कुछ भी नहीं हुआ। तब जाके अभी मैंने इसी मंथ मैंने एक वीडियो भी डाला है कि मैं कोर्ट क्यों गई, मैंने अपने पति पे क्या केस किया, ये सारी चीज़ें मैंने एक डाला, तो आप मेरा वो व्लॉग जाके देख सकते हैं। उनसे खर्चा के लिए मैंने मेंटेनेंस का फिर से केस ओपन किया है, रीओपन तो नहीं कह सकते, फिर से केस किया है। शायद इसमें भी मैंने बहुत कुछ ऐसा मिस कर दिया होगा, बट अगर मैं सारी एक एक चीज़ बताने लगूँ तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कुछ भी आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी। एंड अगर मुझे कुछ ज़रूरी लगा तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। जो भी रेड फ्लैग्स होते हैं ना, उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड दिल के साथ साथ ना दिमाग से भी सोचना चाहिए। हर चीज़ में इमोशनल होकर सोचना, दिल से सोचना कभी कभी बहुत ज़्यादा भारी भी पड़ जाता है। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।